हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे यूपीसीएचयू के पेपर की ऑफिशियल आंसर की, और इस आंसर की हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाए, वहाँ पे आपको 2021 ऑल पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप इस पार्ट को देख सकते हैं। और जो 2021 के जितने भी पेपर्स हैं वो सभी पेपर्स आप उस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग 60 क्वेश्चंस बच गए हैं, इनमें से 40 क्वेश्चन तो अपने नर्सिंग प्रोफेशन के होंगे, 20 क्वेश्चन जीके रीजनिंग मैथ के होंगे। सभी क्वेश्चंस आज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। यूपीपीएससी की एग्जाम बहुत जल्द होने वाली है, आप अच्छे से इन पेपर्स को पढ़ लीजिए। हो सकता है इनमें से 15-20 क्वेश्चन रिपीट हो जाए और आपके 1-2 नंबर से जो रह जाते हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। जितने भी एमसीक्यूज यहाँ पे इस पेपर के अंदर पूछे गए वो सभी आपको देखने हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको कंप्लीट क्वेश्चंस तो देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे हम सेक्शन पढ़ने वाले थे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेंटल health nurses have to be able to maintain these boundaries while simultaneously developing close therapeutic relationships with their client based on empathy and positive connectedness। दोस्तों यहाँ पे जो डैश दिया गया है इसको फुलफिल करना था, यहाँ पे आपको आंसर में करना था प्रोफेशनल। अब देखिए इसको पढ़िए, मेंटल हेल्थ नर्सेज हैव टू बी एबल टू मेंटेन प्रोफेशनल बाउंड्रीज। देखिए जो मेंटल हेल्थ नर्सेज होती है उनको मेंटेन करना होता है प्रोफेशनल बाउंड्रीज को। अगर वो मेंटेन नहीं करेगी प्रोफेशनल बाउंड्रीज तो पेशेंट जो है वो कुछ भी नहीं समझेगा। यानी कि पेशेंट क्या है, साइकेट्रिक है, और आप एज ए मेंटल हेल्थ नर्स उसकी केयर कर रहे हो या फिर आप उसको केयर दे रहे हो, तो वहाँ पे अगर आप थेराप्यूटिक रिलेशनशिप उस पेशेंट से नहीं बनाओगे तो पेशेंट आपको कोऑपरेट नहीं करेगा। पेशेंट साइकेट्रिक है और अगर वो एग्रेसिव हो रहा है, आप भी एग्रेसिव हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो पेशेंट आपको पीट भी सकता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास बहुत सारे राइट्स है। दोस्तों आपको थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बनाना है, पेशेंट तभी आपको कोऑपरेट कर पाएगा अच्छे से। अगर आप थेराप्यूटिक रिलेशनशिप उस पेशेंट से बनाएंगे तो पेशेंट जो है वो पॉजिटिवली आपके साथ जो भी आप केयर दे रहे हैं उसमें आपकी हेल्प करेगा और पेशेंट अच्छे से केयर भी ले लेगा। तो ये आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था प्रोफेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेस फेज इन्वॉल्व्स द कंपेरिजन ऑफ द नेरेटिव्स विद द नर्सेज बिलीव्स बायसेज एंड नॉलेज। दोस्तों यहाँ पर भी डेस से क्वेश्चन पूछा गया है कि इस डेस के अंदर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे भी आपको आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, रिफ्लेक्टिव। देखिए द रिफ्लेक्टिव फेज इन्वॉल्व्स, यानी कि जो रिफ्लेक्टिव फेज है उसके अंदर किसको इन्वॉल्व किया गया है, नर्सेज बिलीव्स बायसेज एंड नॉलेज। जो कंपेरिजन ऑफ नेरेटिव्स है इनके साथ में, यानी जो नर्सेज के बिलीफ्स होते हैं, बायसेज होते हैं और जो नॉलेज होता है, उनके जो कंपेरिजन ऑफ नैरेटिव्स है इनको किस में इन्वॉल्व किया गया, रिफ्लेक्टिव फेज के अंदर या रिफ्लेक्टिव फेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेस ए स्विस साइकेट्रिस्ट, यानी कि साइकेट्रिक का जो साइकेट्रिस्ट है उसका नाम आपको पूछा गया है, डेस करके आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ए स्विस साइकेट्रिस्ट कॉइन्ड द टर्म स्किज़ोफ्रेनिया एंड रिप्लेस्ड द ओल्ड टर्म डिमेंशिया प्रीकॉग्स। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फॉर, यूजन ब्लूलर। आपने पढ़ा भी होगा, आपने साइकेट्रिक के अंदर आपने पढ़ा भी होगा, स्किज़ोफ्रेनिया जहाँ पर भी आपको पढ़ाया है वहाँ पर ये नाम जरूर आपको लिखाया है कि स्किज़ोफ्रेनिया जो टर्म है वो किसने दी थी, यूजन ब्लूलर ने। ये स्विस साइकेट्रिस्ट है जिन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया टर्म दी थी, और साथ में इन्होंने ओल्ड टर्म को रिप्लेस भी किया। कौन सी थी वो ओल्ड टर्म, डिमेंशिया प्रीकॉग्स। आपको ये भी ध्यान रखना है इन्होंने ही रिप्लेस किया है। कौन से साइकेट्रिस्ट ने, यूजन ब्लूलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ईयर डिड द स्टैंडर्ड ऑफ साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस कम इनटू प्रैक्टिस एंड द अमेरिकन नर्स एसोसिएशन सर्टिफाइड साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्स जनरलिस्ट्स। दोस्तों यहाँ पे देखिए कौन से साल के अंदर जो साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस है उसके बारे में, यानी प्रैक्टिस करने की अनुमति मिली थी किसके द्वारा, अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन के द्वारा। जो सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफाई किया जाता है साइकेट्रिक नर्सेज को, या जो साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सेज होती है उनको, तो कौन से सन के अंदर ये जो प्रोसेस थी वो दी गई थी, या फिर कब इनको जो सर्टिफाई किया गया था कि ये प्रैक्टिस कर सकती है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन थर्ड, 1973, 1973 के अंदर जो अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन है उन्होंने सर्टिफाई किया था कि जो भी साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सेज है वो प्रैक्टिस कर सकती है मेंटल हॉस्पिटल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
डेस डिसऑर्डर आर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग इंटॉक्सिकेशन और द इफेक्ट ऑफ हेल्यूसिनेशन ड्रग। यहाँ पे आपको आंसर करना है परसेप्चुअल बॉडी इमेज, यानी कि परसेप्चुअल बॉडी इमेज एक प्रकार का डिसऑर्डर है जो किसकी वजह से होता है, या तो ड्रग इंटॉक्सिकेशन की वजह से, या फिर इफेक्ट ऑफ हेल्यूसिनेशन ड्रग्स। जो भी ड्रग्स है अगर हेल्यूसिनेशन कॉज कर रही है तो उसके इफेक्ट्स की वजह से जो होने वाला डिसऑर्डर वो कौन सा है, परसेप्चुअल बॉडी इमेज, यानी कि रॉन्ग परसीव करना, इमेज रॉन्ग परसीव करना, यानी कि पड़ी है रस्सी और दिखाई दे रहा है सांप, है ना। इस प्रकार से जो रॉन्ग परसीव करते हैं वो किसकी वजह से होता है, या तो फिर ड्रग इंटॉक्सिकेशन की वजह से हो सकता है, या फिर जो हेल्यूसिनेशन की ड्रग्स है उनके इफेक्ट्स की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू मैरी जोदा। देखिए जो मैरी जोदा है उनके अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट यहाँ पे अलग अलग दी गई है, या फिर एक प्रकार से आप बोल सकते हैं डेफिनेशंस आपको अलग अलग दी गई है, इनमें से कौन सी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस इज नॉट ए सफिशिएंट इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ। ये स्टेटमेंट मैरी जोदा के अकॉर्डिंग दिया गया था। ये क्वेश्चन आपने पहली बार पढ़ा होगा, आपको पढ़ना ही है, पहली बार पढ़ा है तो भी आपको पढ़ना है, पहले पढ़ रखा है तो भी आपको पढ़ना है। बाय द वे ये क्वेश्चन वापस चेंज यानी कि फिर से रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेस इज द पब्लिकेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO 1992 एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड क्लासिफिकेशन फॉर मेंटल इलनेस। नहीं, जो डेस है इसको फुलफिल करना था, यहाँ पे आपको आंसर करना था ICD-10-CM। जो ICD-10-CM है उसका पब्लिकेशन WHO के द्वारा 1992 के अंदर किया गया था, और ये जो ICD-10-CM है ये मोस्ट वाइडली क्लासिफिकेशन है, मेंटल इलनेस को इंडिकेट करता है, यानी कि मेंटल इलनेस का क्लासिफिकेशन जो मोस्टली किया गया है वो ICD-10 के अंदर ही किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश रिलेशनशिप आर द सेंट्रल एक्टिविटी ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। पहला क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था कि आपको जो है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप पेशेंट के साथ में आपको बनाने होंगे, तभी पेशेंट आपको कोऑपरेट कर पाएगा, तभी आप उसको केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको आंसर में करना था थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो है वो आपको क्रिएट करने हैं। जो भी मेंटल हेल्थ नर्स वहाँ पे काम करिए, या फिर एज आप जब मेंटल हेल्थ नर्स साइकेट्रिक की आप केयर, जो भी साइकेट्रिक पर्सन है उनके आप केयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थेराप्यूटिक रिलेशनशिप मेंटेन करना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है न्यूट्रिशन सेक्शन की बात कर लेते हैं, इसके भी क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चंस डाले गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन इंडिया। इंडिया के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी एक मोस्टली न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन सेकंड, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PEM। क्वाशियोरकर एंड मरासमस दोनों किसके टाइप है, PEM के टाइप है, यानी कि जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है उसके ही टाइप है मरासमस एंड क्वाशियोरकर। तो ये इंडिया के अंदर मोस्टली न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है, तो कौन सी है, PEM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक वो कंडीशन है जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से नहीं हो सकती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से नहीं हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, माल फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन ड्यू टू हार्मोनल इंक्रीमेंट। देखिए यहाँ पे, या फिर हार्मोन इंक्रीमेंट। देखिए यहाँ पे प्रोटीन को छोड़कर यहाँ पे हार्मोन इंक्रीमेंट की वजह से यहाँ पे ये लाइन बोल रही है कि माल फंक्शन, यानी कि फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाना किसका, जो भी ऑर्गन्स है वो अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं फंक्शन, किसकी वजह से, हार्मोन इंक्रीमेंट की वजह से। हार्मोन का अगर लेवल इंक्रीज हो जाए या सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से अगर ऑर्गन्स माल फंक्शन करते हैं या अच्छे से प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते हैं तो ये कोई प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन नहीं है। बाकी ये जो तीन ऑप्शंस आपको दिए गए, रिटार्ड ग्रोथ, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो ग्रोथ रिटार्डेशन होगी 100%। साथ में अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज ड्यू टू लैक ऑफ एंटीबॉडीज, इसकी भी, यानी कि जो एंटीबॉडीज़ की डेफिशिएंसी होगी और उसकी वजह से डिजीज़ की ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि डिजीज़ कंडीशंस ज़्यादा पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो वॉर्न आउट सेल्स नॉट रिप्लेस्ड, यानी कि वुंड वगैरह बनते हैं, वो अच्छे से हील नहीं हो पाएंगे, टाइम से वो रिप्लेस नहीं हो पाएंगे। तो ये जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आप बोल सकते हैं, फिर प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली सभी कंडीशंस है, एक को छोड़कर, तो वो कौन सी है, ऑप्शन फर्स्ट वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। आपको यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये आपको पूछा गया। मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट ये आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट है मिनरल्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वाटर। ये क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। पानी के बिना आप जीवित नहीं रह सकते, पानी आपको पीना ही पड़ेगा। तो ये क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको लेना ही लेना पड़ेगा। लिपिड्स भी आपको लेना पड़ेगा ताकि एनर्जी आपको जो है वो अच्छे से मिल पाए। बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है लिपिड, यानी फैट आप बोल सकते हैं। प्रोटीन्स की भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी टिश्यूज़ के रिपेयर के लिए भी प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मिनरल्स जो है वो क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। अगर आप लेते हैं तो भी ठीक है, अगर आप नहीं लेते हैं तो भी कोई ज़्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो आपको लेने ही लेने पड़ेंगे। पानी आपको डेली पीना पड़ेगा, चाहे आप 6 गिलास की जगह 4 गिलास पी रहे हैं, लेकिन आपको पीना पड़ेगा। ओके, लिपिड्स भी आपको डेली लेना होगा और प्रोटीन भी आपको डेली खाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेस इज कॉमनली रेफर्ड टू एज ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर। देखिए यहाँ पे आपको आंसर करना था डी ग्लूकोज। जो डी ग्लूकोज है वो क्या है? कॉमनली आप बोल सकते हैं कि ये ब्लड ग्लूकोज या फिर ब्लड शुगर को इंडिकेट करता है, फिर इससे रिलेटेड है, यानी ब्लड शुगर और ब्लड जो ग्लूकोज है उससे रिलेटेड है डी ग्लूकोज। बाकी ये जो है जो ऑप्शन है वो सभी गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ डाइटरी गाइडलाइन फॉर द नॉर्मल हेल्दी एडल्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक डाइटरी गाइडलाइन है जो नॉर्मल हेल्दी एडल्ट के लिए ज़रूरी है? दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, चूज ए डाइट मॉडरेट इन शुगर। यानी कि जो भी डाइट आप चूज़ करें वो मॉडरेट इन शुगर होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा शुगर नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड शुगर में ही वो डाइट होनी चाहिए। अगर ज़्यादा शुगर होगी तो डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांस होगी। अगर आपके डाइट के अंदर कम शुगर है, बहुत कम शुगर है, तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है वो यानी कि न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट मिलने चाहिए तो वो नहीं मिल पाएंगे। यानी कि मॉडरेट इन शुगर में आपकी डाइट होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस is a term referring to the non-carbohydrate aromatic polymers of the plant cell wall। देखिए ये न्यू क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आगे फ्यूचर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेस में यहाँ पे आपको आंसर में करना है लिग्निन। लिग्निन इज ए टर्म रेफरिंग टू द, यानी जो लिग्निन टर्म है उसका मतलब है नॉन कार्बोहाइड्रेट जो एरोमेटिक पॉलीमरेज है, यानी कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट एरोमेटिक पॉलीमरेज है वो किससे प्राप्त होती है? प्लांट सेल वॉल से। तो ये प्लांट सेल वॉल की जो नॉन कार्बोहाइड्रेट एरोमेटिक पॉलीमर्स होती है उन्हें एक टर्म के अंदर बोले तो क्या बोलते हैं? लिग्निन। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है और ये आगे फ्यूचर में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सेड लेट्स फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। यानी कि भोजन ही मेडिसिन है और मेडिसिन ही भोजन है। ओके, ये किन्होंने कहा था? ये आपको पूछा गया साइंटिस्ट का नाम। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स ने कहा था कि फूड ही मेडिसिन है और मेडिसिन ही फूड है। ओके, मेडिसिन के साथ में भी आप फूड लेते हैं और फूड के बाद में भी आप मेडिसिन लेते हैं या फूड से पहले भी आप मेडिसिन लेते हैं, तो इसको एक प्रकार से बोल सकते हैं आप कि मेडिसिन ही फूड है और फूड ही मेडिसिन है। ओके, तो ये जो साइंटिस्ट थे किन्होंने कहा था? हिपोक्रेट्स ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूड रिच इन डैश एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी यील्डिंग फूड्स। यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, कार्बोहाइड्रेट्स। जो फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट, अगर फूड के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट और फैट है तो इसे आप बोल सकते हैं एनर्जी यील्डिंग फूड्स। कौन सा? एनर्जी यील्डिंग फूड्स, यानी कि एनर्जी से भरपूर आप भोजन इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है फर्स्ट एड का। बहुत ही अच्छा पोर्शन है फर्स्ट एड का भी। यहाँ से भी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सीएचयू के एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ आर्टेरियल हेमरेज। यानी कि जो आर्टेरियल हेमरेज है उसका फीचर पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्टेरियल हेमरेज का फीचर है या फिर आप बोल सकते हैं करेक्टरिस्टिक है? यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, ब्राइट रेड इन कलर। अगर आर्टेरियल हेमरेज होगा तो वो ब्राइट रेड इन कलर में आपको देखने को मिलेगा। ये एकमात्र फीचर है आर्टेरियल हेमरेज का। बाकी जो तीनों ऑप्शंस दिए गए तीनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ हेड इंजरी व्हाट शुड बी डन। यानी कि अगर हेड इंजरी किसी पर्सन की हो जाए तो आप क्या करेंगे? अगर हेड इंजरी किसी पर्सन की हो जाए तो आप क्या करेंगे? बात हो रही है एक्सीडेंट की, आपके पास अभी तक नहीं आया है। अगर आपके पास आया है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मान लीजिए
एक्सीडेंट हुआ है और हेड इंजरी हो चुकी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, चेक प्यूपिल्स। प्यूपिल्स आपको चेक करना है, डायलेट है कि कॉन्स्ट्रिक्ट है, ये आपको पहले चेक करना है। अगर हेड इंजरी हुई है तो, हेड इंजरी हुई है तो ये काम आपको सबसे पहले करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेस इज ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपसेट दैट मे बी ड्यू टू फियर, पैन, गुड एंड बैड न्यूज़। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, नर्वस शॉक। यहाँ पे शॉक के आपने अलग अलग टाइप पढ़े होंगे, हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, एनाफाइलेटिक, इस प्रकार से अलग अलग आपने शॉक के टाइप्स पढ़े होंगे, लेकिन आप ये शॉक पहली बार सुन रहे हैं, नर्वस शॉक। नर्वस शॉक का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपसेट होना। स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपसेट होना वो किसकी वजह से होते हैं? या तो आपको डर लग रहा हो, या फिर आपको पेन हो रहा हो, या फिर गुड और बैड न्यूज़, अच्छी खबर मिलती है तो उसकी वजह से भी आप नर्वस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अफेक्ट होते हैं। अगर बैड न्यूज़ मिलती है तो भी आप बहुत ज़्यादा जो है नर्वसली अफेक्ट होते हैं। तो मतलब जो है फियर हो, चाहे पेन हो, चाहे गुड हो, चाहे बैड न्यूज़ हो, सभी गुड बैड न्यूज़, पेन और फियर के अंदर आप नर्वस शॉक के अंदर जाते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपसेट आप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम ऑफ फर्स्ट एड, यानी कि जो फर्स्ट एड है उसका एम क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एम है, यानी कि जो फर्स्ट एड है उसका क्या उद्देश्य है? यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन थर्ड, टू सेव लाइफ। जीवन को बचाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? फर्स्ट एड का। फर्स्ट एड में आप क्या करते हैं? जीवन को बचाते हैं। किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, आप उसको मरहम कर रहे हैं तो वो क्या है? पर्सन को बचा रहे हैं। उसकी ब्लीडिंग को आप रोक रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? आप पर्सन को बचा रहे हैं। अगर पर्सन की ब्लीडिंग होती रहेगी, कोई भी उसको टच नहीं करेगा, तो पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जाके उसकी डेथ भी हो सकती है। तो फर्स्ट एड क्या है? टू सेव द लाइफ। तो इसका क्या है? एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विपमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट एड किट। निम्नलिखित में से कौन सा एक इक्विपमेंट फर्स्ट एड किट के अंदर नहीं होता है? फर्स्ट एड किट के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा एक इक्विपमेंट नहीं होता है? दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन थर्ड, रीयूजेबल ग्लव्स। जो रीयूजेबल ग्लव्स होते हैं वो फर्स्ट एड किट के अंदर नहीं होते हैं। सिर्फ यूज़ एंड थ्रू वाले ग्लव्स ही यहाँ पे फर्स्ट एड किट के अंदर आपको मिलेंगे। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्वीजर, सीजर एंड थर्मोमीटर, ये सभी फर्स्ट एड किट के अंदर आपको मिलेंगे, लेकिन जो ग्लव्स आपको मिलेंगे वो सिर्फ यूज़ एंड थ्रो वाले मिलेंगे, यानी एक बार आपने यूज़ किया उसके बाद आपने उसको फेंकना है। ओके, लेकिन यू रीजेबल ग्लव्स आपको फर्स्ट एड किट के अंदर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A patient who is conscious but breathing and has heartbeat should be nursed in days पोजीशन। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, रिकवरी। देखिए, ए पेशेंट हु इज अनकॉन्शियस बट ब्रीदिंग एंड हैज़ हार्ट बीट शुड बी नर्स्ड इन रिकवरी पोजीशन। यानी कि पेशेंट क्या है? अनकॉन्शियस है, लेकिन उसको उसकी ब्रीदिंग और जो हार्ट बीट है वो अच्छे से चल रही है। तो आपको करना क्या है? पेशेंट तो अनकॉन्शियस है, तो पेशेंट को आप रिकवरिंग पोजीशन के अंदर ले आइए। मतलब पोजीशन आप दे रहे हैं, पोजीशन ऐसी दीजिए उस पेशेंट को ताकि वो रिकवर हो सके, उसको ब्रीदिंग भी अच्छे से हो सके, हार्ट बीट उसकी है वो अच्छे से चल सके। पेशेंट की हार्ट बीट चल रही है अच्छे से, पेशेंट तो अनकॉन्शियस है, हार्ट बीट अच्छे से चल रही है, ब्रीदिंग भी अच्छे से चल रही है, लेकिन अब आपको रिकवरी पोजीशन के अंदर लाना है। मतलब पोजीशन आपको ऐसी देनी है जिससे पेशेंट कंफर्टेबल हो, अनकॉन्शियस होते हुए भी वो अच्छे से ब्रीदिंग कर सके और अच्छे से उसकी हार्ट बीट जो है वो मेंटेन रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट। यहाँ पे आपको पूछा गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कार्डियक अरेस्ट का साइन निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्डियक अरेस्ट का साइन है? दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, द पेशेंट विल बी अनकॉन्शियस। कार्डियक अरेस्ट के अंदर अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है तो पेशेंट जाता है सीधा अनकॉन्शियस के अंदर, मतलब पेशेंट बेहोश हो जाता है। तो ये क्या है? इसका साइन है कार्डियक अरेस्ट का, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट में डेज ड्यू टू पैप्टिक अल्सर, एक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड कैंसर ऑफ द स्टोमक। यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, हेमेटेमेसिस। पेशेंट को कौन सी कंडीशन देखने के मतलब पेशेंट के अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिलेंगी, या फिर क्या करेक्टरिस्टिक होगा अगर उसको पैप्टिक अल्सर हो जाए,
एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो जाए या फिर स्टोमक के अंदर कैंसर हो जाए, तो कौन सा क्लिनिकल फीचर उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा? तो आपको आंसर करना है हेमेटेमेसिस, यानी कि वॉमिटिंग के साथ में आपको ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी। वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आपको देखने को मिल सकता है। कौन कौन सी कंडीशन के अंदर? एक तो अगर पैप्टिक अल्सर हो, एक अगर एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो या फिर स्टोमक के अंदर कैंसर हो जाए, तो उस कंडीशन में हेमेटेमेसिस की कंडीशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है अपना बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के भी यहाँ पे 8 क्वेश्चन डाले गए हैं, वो भी देख लेते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है द डेस occupies the central portion of the cell and is the main regulatory of its activity। यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है वो सेल के सेंटर में होता है। जो भी सेल है, जो भी कोशिका है, उसके सेंटर में यानी केंद्र में आप बोल सकते हैं, ये इस प्रकार से आप बोल सकते हैं ये सेल है। तो यहाँ पे जो सेंटर है यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, जो मेंटेन करता है या फिर मैन रेगुलेटरी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करता है। कौन परफॉर्म करता है? न्यूक्लियस। कहाँ पर होता है? सेल के सेंटर के अंदर, बिल्कुल बीचों बीच में होता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश refers to the diffusion of solvent through the semi-permeable membrane or one that is impermeable to certain solutes। यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन फोर्थ, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब है जो सॉल्वेंट है वो डिफ्यूज़ हो रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ में, और वन देट इज़ इम्परमिएबल मेम्ब्रेन सर्टेन सॉल्यूट्स, और बाकी जो सॉल्यूशन बच जाता है यानी बाकी जो सॉल्यूट्स होते हैं वो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं? डिफ्यूज़ होते हैं। ये बाकी जो सॉल्वेंट है वो अगर डिफ्यूज़ हो रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो वो कौन सा है? ऑस्मोसिस। बाकी जो बच गए हैं वो कौन सी से होते हैं? इम्परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ से डिफ्यूज़ होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेस इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन विच द इंट्रासेलुलर सब्सटेंस इज मेड हार्ड बाय साल्ट्स ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, बोन। बोन एक प्रकार की क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है जो ऑल ओवर बॉडी के अंदर होती है। देखिए यहाँ पे बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है जो इंट्रासेलुलर सब्सटेंस, कौन से सब्सटेंस से बनी होती है? इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। कौन से वो सब्सटेंस है? बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। कौन कौन से हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्शियम और एंड जो फॉस्फेट है उससे मिलके बनी होती है बोन, जो एक प्रकार की क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है जो ऑल ओवर बॉडी के अंदर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the neuron composing the nervous system can be divided into dash classes। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट 3। जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन जो है वो जो न्यूरॉन है वो मिलके बनाती है नर्वस सिस्टम, जिसको कितने भागों में डिवाइड कर रखा है? कितने क्लासेज में? तो आपको आंसर में करना है 3 डिवाइडेशन या 3 क्लासेज में इनको डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Dash is one layer of flat cells found lining the alveoli of the lungs, lens of the eyes and part of the inner ear। यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन थर्ड, सिंपल स्क्वेमस। आपने एपिथेलियम के टाइप्स आपने पढ़े होंगे, तो जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है उसकी लेयर कैसी होती है? फ्लैट सेल्स, जो कहाँ पर होती है, यानी कि आपको यहाँ पे लोकेशन बता रखी है कि एल्विलाई ऑफ द लंग्स। आपको फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको फ्यूचर में एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो एल्विलाई ऑफ लंग्स है उसमें किस टाइप की एपिथेलियम होती है, किस प्रकार की लाइनिंग होती है। तो वहाँ पर भी आपको आंसर में करना होगा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। आपको पूछा जाए लेंस ऑफ द आई में कौन सी लाइनिंग होती है, तो भी आपको यही आंसर करना है। अगर आपको पूछा जाए पार्ट ऑफ द इनर ईयर में कौन सी लाइनिंग होती है, तो भी आपको आंसर यही करना है। दोस्तों आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चंस मिल गए। इन जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है उसकी लाइनिंग एक तो एल्विलाई ऑफ द लंग्स और लेंस ऑफ द आई एंड पार्ट ऑफ द इनर ईयर, इन तीनों की लाइनिंग किससे बनी होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेस सिस्टम कंप्रिजेज द हार्ट, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, सर्कुलेटरी। इन सर्कुलेटरी सिस्टम के आपको यहाँ पे ऑप्शंस मतलब एग्जांपल्स दिए गए। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर आप बोल सकते हैं हार्ट क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है, क्योंकि पंप करता रहता है पूरे दिन, रात दिन ये स्टार्ट रहता है, बिल्कुल भी बंद नहीं होता है, मतलब चालू ही रहता है। यहाँ पे ब्लड जो है या फिर ब्लड और जो लिम्फ वेसल्स है वो सभी क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का ही
पार्ट है, सर्कुलेशन में हेल्प करती है, ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, लिम्फ वेसल से जो लिम्फ होता है वो भी सर्कुलेट होता रहता है, तो ये क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इंटू द टू डिवीजन विच इंक्लूड्स द स्पाइनल ग्रे मैटर एंड, यानी कि एक मैटर का आपको नाम दे रखा है, दूसरा मैटर आपको बताना है। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो दो डिवीजन के अंदर इसको डिवाइड कर रखा है, जिसमें से एक तो है स्पाइनल ग्रे मैटर, अब दूसरा कौन सा मैटर रह गया है वो आपको बताना है। दोस्तों आपको आंसर में करना है ऑप्शन फर्स्ट, स्पाइनल वाइट मैटर। ग्रे मैटर और वाइट मैटर आपने दो वर्ड पढ़े होंगे, आपने नर्वस सिस्टम के अंदर ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर दो वर्ड पढ़े होंगे, सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन और वहीं आपको आंसर देखना है, वहीं आपको आंसर देना है। फर्स्ट है स्पाइनल ग्रे मैटर, तो दूसरा क्या हो जाएगा, स्पाइनल वाइट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पाइनल कॉर्ड लाइज विद इन द वर्टिब्रल कैनाल ऑफ द वर्टिब्रा इन मैन, इट इज़ अबाउट डेज सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेडुला ऑफ द सेकंड लंबर वर्टिब्रा। दोस्तों यहाँ पे इसकी साइज़ पूछी गई है, जो वर्टिब्रा है उसकी साइज़ पूछी गई है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड आप बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड की जो कंप्लीट साइज़ है वो कितनी होती है, तो आपको यहाँ पे आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट 45 सेंटीमीटर। यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रल कैनाल के थ्रू जुड़ी होती है, और ये वर्टिब्राज के अंदर मतलब वर्टिब्राज के अंदर जो वर्टिब्रल कैनाल होती है उसके अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे देखिए जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी साइज़ आपको पूछी गई है, तो 45 सेंटीमीटर होती है। एक्सटेंड्स टू मेडुला, यानी कि मेडुला जो मेडुला ओब्लोंगेटा अपना ब्रेन है वहाँ से लेकर सेकंड लंबर वर्टिब्रा तक होती है। जो स्पाइनल कॉर्ड है मेडुला से लेकर जो सेकंड लंबर वर्टिब्रा है वहाँ तक स्पाइनल, वैसे तो स्पाइनल कॉर्ड कॉकेक्स तक तो होती है, लेकिन जो सेकंड लंबर वर्टिब्रा है वहाँ तक इसकी साइज़ को मेज़र किया जाता है। तो ये इसकी जो साइज़ होती है वो कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपना पोर्शन आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वार्ड मैनेजमेंट। वार्ड का मैनेजमेंट और उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द डेज ऑफ द हॉस्पिटल मैनेजेज इट्स अफेयर्स एंड कीप्स द ऑर्गेनाइजेशन रनिंग स्मूथ। यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, डायरेक्टर। जो डायरेक्टर होता है वो पूरे हॉस्पिटल को मैनेज करता है और उसको पूरे को ऑर्गेनाइज करता है, किस प्रकार से उसको चलाना है, किस प्रकार से नहीं चलाना है, वो सारा जो मैनेजमेंट होता है वो किसके पास होता है, डायरेक्टर के पास होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर फंक्शन ऑफ फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी का मेजर फंक्शन आपको पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मेजर फंक्शन है फिजिकल थेरेपी का, तो आपको आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, टू रिस्टोर बॉडी फंक्शन। फिजिकल थेरेपी का मेन और मेजर जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, बॉडी के फंक्शन को रिस्टोर करना, बॉडी के फंक्शन को रिस्टोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए हॉस्पिटल विथ लेस देन डेज बेड्स इन जनरली प्लान्ड एज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पे आपको आंसर में करना है ऑप्शन फर्स्ट 200 बेड, यानी कि जो हॉस्पिटल 200 बेड से कम का है जनरली वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर के अंदर उसको क्लासिफाई किया गया है, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर के अंदर माना जाता है अगर उसकी बेड स्ट्रेंथ कितनी हो, 200 से कम हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन डेज a separate specialty department is created with all specialized facilities and it called the ER department। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, मेजर इमरजेंसी सर्विसेज। यानी कि जो मेजर इमरजेंसी सर्विसेज होती है उनके लिए सेपरेट स्पेशली डिपार्टमेंट जो है वो क्रिएट किए गए हैं, और उनके लिए एक सेपरेट स्पेशली वार्ड भी होते हैं जिनके अंदर स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ भी होती है। वहाँ पे जो काम करती है इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर उन्हें क्या बोलते हैं, ER डिपार्टमेंट कहा जाता है, यानी इमरजेंसी डिपार्टमेंट उनको बोला जाता है, जहाँ पे स्पेशली अलग से स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी होती है और वो इमरजेंसी जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए वो केयर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नीड फॉर वार्ड मैनेजमेंट, यानी जो वार्ड मैनेजमेंट है, वार्ड मैनेजमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, केयरिंग द सिक एंड द इंजर्ड। यानी जो वार्ड मैनेजमेंट है उसकी ज़रूरत होती है, जो भी पेशेंट्स होते हैं सिक हो चाहे वो इंजर्ड हो उनकी केयर करना, तो ये क्या है, वार्ड मैनेजमेंट के अंदर ही आता है, यह इसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड नर्स इन रिलेशन टू सप्लाईज एंड इक्विपमेंट। जो हेड नर्स होते हैं उनका जो रिलेशन होता है वो सप्लाई और इक्विपमेंट से होते हैं, मतलब उनकी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन फोर्थ,
टू बी ऑब्जर्वेंट ऑफ वेस्ट एंड मिस यूजेज। वो सप्लाईज भी करते हैं और जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी सबकी सप्लाईज करते हैं जो हेड नर्स होती हैं, लेकिन उनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो क्या होती है, टू ऑब्जर्वेंट ऑफ वेस्ट एंड मिस यूजेज। मिस यूज क्या हो रहा है और वहाँ पे वेस्ट वगैरह है उसको ऑब्जर्व करना, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हेड नर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइज ऑफ अनड्रेसिंग क्यूबिकल्स शुड बी डैश फुट स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन थर्ड 15 फुट स्क्वायर। जो अनड्रेसिंग क्यूबिकल्स होते हैं उनकी साइज आपको पूछी जाए तो आपको आंसर में करना है 15 फीट स्क्वायर। 15 फीट स्क्वायर ये होती है अनड्रेसिंग क्यूबिकल की साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज आर देयर। कितने टाइप की इमरजेंसी सर्विसेज अभी जो चल रही है दोस्तों, यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन 4। 4 प्रकार की इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है पीएससी सीएससीज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है जीके का पोर्शन आ चुका है। यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। यहाँ पे हम फटाफट डिस्कस करेंगे, ज़्यादा हम टाइम लेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए, ए स्टार बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, A@B means A is brother of B, A and B means A is wife of B. If A and B has Q and P and star R, then how is A related to P? देखिए यहाँ पे जो A है वो B का क्या है, मतलब A जो है वो B का फादर है, जो A है वो B का भाई है, मतलब अलग अलग आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए। और A है वो क्या है, B का वाइफ है या B उसकी वाइफ है। यानी इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि A B के फादर है, B के ब्रदर है, B के क्या है, वाइफ है। लेकिन यहाँ पे जो स्टार @ जो दे रखा है इसको यहाँ पे अलग अलग से मेंशन कर रखा है, एंड स्टार एंड स्टार। तो अब आपको पूछा गया कि A P से कैसे रिलेटेड है, जो P है वो A से कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, मदर इन लॉ। वैसे अपने ज़्यादा समझ में आता नहीं है, ब्लड रिलेशन का बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्वेश्चन भी, वैसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है अगर हिंदी में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो, बाकी ऐसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिटेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन फोटोकेमिकल स्मॉग। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिटेंट जो है फोटोकेमिकल स्मॉग के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो आपको यहाँ पे आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, पेरोक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट। बाकी जो 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं तीनों ही क्या है, फोटो केमिकल स्मोक के क्या है, पॉलिटेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश आर यूज्ड टू हार्डवेयर डिवाइसेज टू इंडिकेट एन इवेंट विच रिक्वायर अटेंशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स आर द यूज टू हार्डवेयर डिवाइस। जो हार्डवेयर डिवाइस होते हैं उनके अंदर इंटरप्ट्स यूज़ किए जाते हैं जिससे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करता है। तो आपको यहाँ पे आंसर करना है इंटरप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वही ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़ वही कहानी है। यहाँ पे A%B मीन्स A इज ए सिस्टर ऑफ B, A@B मीन्स A इज फादर ऑफ B। यानी कि %@ जो डॉलर का मार्क है, यहाँ पे एंड का मार्क है, स्टार का मार्क है, इनको आपको देखना है। सेम यहाँ पर वही चीज़ें लिखी है, यानी कि यहाँ पे जो % है इसका मतलब तो हो गया ये सिस्टर है, ओके। @ है यहाँ पे इसका मतलब हो गया फादर है। यहाँ पे जो डॉलर का निशान दे रखा है इसका मतलब हो गया वाइफ है। तो यहाँ पे अलग अलग आप जैसे जैसे इनको मतलब अलग अलग यहाँ पे आप देखेंगे उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि जो F है उसका रिलेशन A से क्या है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन थर्ड, ग्रैंड डॉटर। वो क्या है, ग्रैंड डॉटर, यानी आप बोल सकते हैं पोती, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 पेटाबाइट। देखिए जो 1 पेटाबाइट है उसके अंदर कितना गीगाबाइट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, 1024 × 1024 इतना गीगाबाइट होता है 1 पेटाबाइट के अंदर। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इससे पहले एक क्वेश्चन और आ चुका है, 2 क्वेश्चन अपने वो हो चुके हैं रीजनिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन international clinical trial launched by the WHO and its partners to lend the effective treatment of COVID-19। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी वो इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल है जिन्होंने लॉन्च किया था WHO के साथ में, यानी WHO ने लॉन्च किया था और वो पार्टनर थे
इफेक्टिवनेस ट्रीटमेंट, जो कोविड-19 भी चल रहा है उसके इफेक्टिव ट्रीटमेंट को चेक कर रहे थे या उसकी इफेक्टिवनेस को जांच रहे थे। कौन सा है यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए hermit traveled to distance of 153 kilometer in 12 hours. He traveled partly on camel cart at 9 km per hour and partly by bus at 18 km per hour. What is the distance traveled on camel cart? यानी कैमल कार्ट का मतलब जानते हो आप, कैमल कार्ट का मतलब होता है जो ऊँट गाड़ी आप बोलते हो। वैसे राजस्थान में फेमस है ऊँट गाड़ी, कैमल कार्ट बहुत पहले चलते थे, अभी भी चलते हैं लेकिन बहुत कम जगह पे चलते हैं क्योंकि आजकल तो बाइक वगैरह हो गई है, कार वगैरह हो गई है और स्कॉर्पियो, कैंपर, ट्रक, बस वो सब कुछ हो गए हैं, लेकिन आजकल कैमल कार्ट बहुत कम हो गए। लेकिन यहाँ पे देखिए जो ट्रेवल है, हरमित है, वो ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस है उसका 153 किलोमीटर, जिसको 12 घंटे में उसको तय करना है। अब देखिए यहाँ पे कैमल कार्ट से वो चला 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, बस में जब वो चला तो वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला था। अब आपको पूछा गया कि कितना क्या डिस्टेंस और बच गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, 63 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकम सर्टिफिकेट एंड कम्युनिटी सर्टिफिकेट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू द गवर्नमेंट्स। यहाँ पे आपको आंसर करना था डेस एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, ई डिस्ट्रिक्ट। जो इनकम सर्टिफिकेट होता है और जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट होता है वो गवर्नमेंट की एक योजना है जिसका नाम है ई डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन। यहाँ से आप इनकम सर्टिफिकेट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन का नाम आपको पूछा गया था जिसका नाम है ई डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following space agencies is planning a launch the first disable astronaut in space? वो कौन सी स्पेस एजेंसी है जो अभी प्लान कर रही है, जो सबसे पहले जो एस्ट्रोनॉट इन स्पेस है वो लॉन्च करने की सोच रही है, तो कौन सी वो एजेंसी, उसका नाम आपको पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, ESA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 letter cluster have been given out of which 3 are alike in some manner and one is different, selected is one that is different। यानी आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग, लेकिन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि जो 3 है वो तो सिमिलर है लेकिन एक जो है वो क्या है, डिफरेंट है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, DGEF। बाकी जो है वो सिमिलर है, तीनों क्या है, सिमिलर है। हो सकता है कि MPON है, वो आप मिला के देखिए MPON, और इनको जब आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही डिफरेंट मिलेगा और कौन सा है, ऑप्शन सेकंड, DGEF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर 60 वर्कर्स इन कंपनी, देयर एवरेज वेट इज 60 kg, देन 6 वर्कर लीव द कंपनी, हैव एवरेज वेट इज रिड्यूस्ड बाई 2000 ग्राम, व्हाट इज एवरेज वेट ऑफ द वर्कर्स हु लेफ्ट द कंपनी। देखिए एक कंपनी के अंदर 60 वर्कर काम करते हैं, उनका एवरेज वेट की बात करें तो 60 किलो है। अब उनमें से 3 जो कार्मिक है या जो 3 वर्कर है वो कंपनी से छुट्टी ले चुके हैं। अब उनका जो वज़न है वो एवरेज कितना घटाया गया है, 200 ग्राम उनका वज़न कम कर दिया गया है। अब आपको ये पूछा गया है कि कितना वेट एवरेज होगा प्रत्येक वर्कर का वहाँ पर उस कंपनी में जो काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, 63.8 kg, 63.8 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when steel is heated to redness and then suddenly cooled by plunging into water or oil it becomes। देखिए जो स्टील होती है उसको मतलब पूरी तरह से उसको हीट किया गया है, वो बुरी तरह से मतलब रेडनेस हो चुका है, बुरी तरह से मतलब वो लाल हो चुका है और उसको सडनली कूल किया जाता है, चाहे वो कूलिंग हो, वाटर के अंदर कूलिंग क्या हो या फिर ऑयल के अंदर, उसको कूल किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, मतलब वो क्या से क्या बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, सॉफ्ट एंड ब्रिटल। जो स्टील हार्ड हुई थी यानी कि हीट के अंदर रेड हुई थी, उसको जब अचानक से उसको कूल किया गया तो वो सॉफ्ट एंड ब्रिटल के अंदर चेंज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 2 cars इज 7:8। इफ द कार्स फर्स्ट कार रन्स for 5 kilometer in 5 hours, then how much distance will be the second car run in 6 hours। देखिए यहाँ पे रेशियो जो है 2 गाड़ी का आपको दिया गया है कि 7-8 के रेशियो में वो दौड़ कर रही है या फिर वो इतनी स्पीड में चल रही है।
ऐप जो पहली कार है उसने 455 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो पार कर लिया है 5 घंटे के अंदर। अब जो दूसरी कार है वो 6 घंटे के अंदर कितने का डिस्टेंस पार करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन 4 624 किलोमीटर। 624 किलोमीटर यानी 7-8 का रेशियो है, सेम एज इट इज़ रेशियो वो भी आपको यहाँ पे रखना है। 5-6 घंटे में आपको ये पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following is the founder and current CEO in the electric car manufacturing company Tesla। देखिए जो इलेक्ट्रिक कार है उनके जो करंटली जो सीईओ और जो फाउंडर है वो निम्नलिखित में से कौन से है। कंपनी का नाम आपको दिया है टेस्ला। जो टेस्ला कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर करती है उसके करंटली फाउंडर और सीईओ कौन है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन 3 एलन मस्क। एलन मस्क ये अभी फ़िलहाल नए जो टेस्ला कंपनी है इसके फाउंडर और करंटली सीईओ बने हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के हैं। जेफ बेजोस ये भी आपने पढ़ा होगा, आपको कमेंट करके बताना है कि जेफ बेजोस किसके सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द नंबर ऑफ द अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग एरियाज। 98, 34, 96, 36, 94, 39 और डैश करके आपको पूछा है कि आगे क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे 98, देन आपने 2 कम किए कितने हो गए 96, देन उसमें से आपने 2 कम किए कितने हो गए 96। अब देखिए यहाँ पे 34, यहाँ पे 2 बढ़ाए आपने कितने हो गए 36। अब आपने यहाँ पे 3 बढ़ाए तो यहाँ पे कितने हो गए 39। अब देखिए यहाँ पे 2 आपने बढ़ाई, यहाँ पे 3 आपने बढ़ाई, तो अगली जो संख्या होगी वो तो हो जाएगी 92। और उसके बाद की जो संख्या होगी अगर आपको यहाँ पे 92 दे दिया जाता है और फिर आगे पूछ ले तो फिर आपको यहाँ पे 4 बढ़ाने होंगे। 4 में आप 4 बढ़ाएंगे यानी 39 में आप 4 बढ़ाएंगे तो आपके सामने आ जाएगी 43 वैल्यू। तो आगे की वैल्यू भी अगर आपको पूछे तो 43 हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आपको वैल्यू पूछ रहे हैं तो ये हो जाएगी 92, यानी कि 2 आप कम कर रहे हैं 98 से 96, 96 से 94। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 92। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 लेटर क्लस्टर, यहाँ पर भी 4 लेटर के क्लस्टर आपको दिए गए। निम्नलिखित में से आपको एक जो है डिफरेंट को चूज करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक डिफरेंट है। यहाँ पे डिफरेंट है ऑप्शन 4 FH J। बाकी सभी आप चेक कर लेना, जैसे आप अल्फ़ाबेट से आप देखते हैं ABCDEFGH है ना, उसी प्रकार से आप जैसे आप चेक करेंगे तो सिर्फ आपको एक ही डिफरेंट मिलेगा और वो मिलेगा ऑप्शन 4 FH J। नेक्स्ट क्वेश्चन, There was the ODI cricket match between Team C1 and C2. Team C1 won the toss and decided to bat first. In the first 15 overs, Team C1 scored only 42 runs. What should be the run rate is remaining 35 overs to reach the target of 320 runs. देखिए अभी IPL भी चल रहे हैं और IPL यानी कि क्रिकेट को लेकर यहाँ पे सवाल भी पूछा गया है। ODI वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच चल रहा है, उसके अंदर दो टीम है C1 एंड C2। C1 ने टॉस जीता, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम पहले बैटिंग करेंगे। उन्होंने पहले बैटिंग की 15 ओवर के अंदर उन्होंने उन्होंने जो C1 टीम है उन्होंने 42 रन बनाए पहले 15 ओवर के अंदर। वॉट शुड बी द रन रेट इज़ रिमेनिंग। अब उनको जो रिमेनिंग 35 ओवर बच गए हैं उनके अंदर कितनी क्या रन रेट चाहिए जिससे कि उनका स्कोर 320 रन का हो जाए। कितना 320 रन का हो जाए, यानी कि ODI है 50 मैच का जो 50 ओवर है उसका मैच है, ODI है सीधी सी बात है, तो 50 ओवर भी उसके अंदर होंगे। तो अब देखिए 15 ओवर उन्होंने खेल लिए हैं, 42 रन उन्होंने बनाए। अब आपको पूछा गया 320 रन उनको बनाना है, कितनी क्या रन रेट उनको चाहिए होगी। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना होगा ऑप्शन 4 7.94। 7.94 की रन रेट से अगर वो रन बनाएंगे तो उनके रन हो जाएंगे 320, अदरवाइज वो हार जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 बॉयज़ गो टू हिल स्टेशन फॉर डिनर। 16 ऑफ देम स्पेंड 550 ईच फॉर देयर डिनर एंड 17th boy spend 2 for more than the average expenditure for all 17 boys। यानी कि 17 लड़के हैं जो डिनर करने के लिए गए हैं, 16 बच्चों ने खर्च किए हैं
550 रुपये, यानी कि हर एक बच्चे ने 550 रुपये खर्च किए हैं डिनर के लिए। लेकिन जो 17वां बच्चा है उसने 224 रुपये खर्च किए हैं डिनर के लिए। अब आगे देखिए, इफ़ द गाइड इज दीज बॉयज़ आल्सो जॉइन द डिनर एंड स्पेंड्स 654 रुपीज़, देन what will be the average expenditure for all the 17 boys and guide। यानी कि इनको गाइड किया जाता है कि जो भी सभी जो बच्चे हैं वो 654 रुपये स्पेंड कर रहे हैं डिनर के लिए। ओके, अब आपको ये पूछा गया कि कितना एवरेज एक्सपेंडिचर होगा, मतलब जो 17 बॉयज़ है, जो 17 लड़के हैं, उनका कितना क्या एवरेज एक्सपेंडिचर होगा, वो कितने क्या खर्च करेंगे, ये आपको डायरेक्टली पूछा गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना, तो ऑप्शन थर्ड 569 रुपये प्रत्येक बच्चे को खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके इन 17 बच्चों का जो कैलकुलेशन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेस इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइंड टू बी यूज्ड टच स्क्रीन कियोस्क्स एंड सिमिलर कनेक्टेड डिवाइसेज। यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन थर्ड फायरकास्ट। फायरकास्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डिज़ाइन किया गया है टच स्क्रीन कियोस्क के लिए और सिमिलर जो कनेक्टेड डिवाइसेज है उनके लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, द स्टेटरी अथॉरिटी फॉर असेसिंग आधार नंबर्स एंड रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया इज़, यानी जो आधार नंबर है उसकी अथॉरिटी किसको दी गई है, जिससे पता लगा सकते हैं कि किसका ये आधार कार्ड है, किस नाम से ये बनाया गया, वो सब कुछ जिसकी जो आप बोल सकते हैं कि एक प्रकार से कौन सी वो कंपनी है या फिर कौन सा वो प्रोजेक्ट है जिसके तहत आधार कार्ड वगैरह बनाए गए हैं, जिससे अथॉरिटी उनको दी गई है, तो वो कौन सा है, ऑप्शन फोर्थ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI। आपने आधार कार्ड अगर देखा है और आपने अपने आधार कार्ड को अच्छे से देखा है तो वहाँ पे आप पढ़ना UIDAI अच्छे से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे जो रिमेनिंग 60 क्वेश्चंस बच गए थे। बाकी जो सेकंड और जो शिफ्ट के पेपर है, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं, प्लीज़ आप हमें टेलीग्राम के थ्रू आप अपना पेपर भेज सकते हैं। आपका नाम बिल्कुल भी नहीं बोला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए वहीं बच्चों को बताए जाएंगे, जिससे हर एक के क्वेश्चंस के बारे में पता चल सके कि किस शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। बहुत सारे न्यूली क्वेश्चंस इन पेपर्स के अंदर ऐड किए गए हैं, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम पे ऐड होके आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना होगा @subhas9784, यानी कि ये जब आप नाम सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्टली मेरा ऑफिशियल जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। डायरेक्टली आप मेरे से बात कर सकते हैं और मेरे को जो आपकी PDF वो भेज सकते हैं। दोस्तों आपको ज़रूर भेजना है, जो भी मेरे को सुन रहे हैं जो UPSC की एग्ज़ाम दे चुके हैं वो प्लीज़ ज़रूर भेजिए अपना पेपर की आंसर की। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।